आज कितने दिनों के बाद मैं घर वापस आया था। कॉलेज से छुट्टियां हुई तो सोचा कि कुछ वक्त अम्मी, बहन और भाई के साथ गुजारता हूँ। मैं अपनी तालीम के सिलसिले में अपने मामू के पास मुकीम था। मेरे मामू शहर में रहते थे और हम लोग गांव में। हमारे गांव में वडेरा सिस्टम था। लड़कियां तो लड़कियां, लड़कों के भी पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था। जब कोई लड़का पढ़ने की बात करता तो वडेरा उसे और उसके पूरे ख़ानदान समेत ऐसी सज़ा देता कि वो आदमी पढ़ने का नाम तक भूल जाता। यही वजह थी कि जब मैंने आगे पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मेरी माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। अरे बेटा, हम वडेरे के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। अगर उसे पता चला तो वो तुम्हारे साथ साथ हम लोगों को भी मार डालेगा। ऐसे में मेरा बड़ा भाई मेरी ढाल बनकर खड़ा हो गया। माँ से कहने लगा, इसे हम शहर में मामू के पास भेज देते हैं। वहाँ जाकर ये अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगा। हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि शहरयार मामू के पास रहकर पढ़ाई कर है, बल्कि वडेरे से कहेंगे कि मामू बीमार रहते हैं। उन्हें अपने काम काज के लिए और देखभाल के लिए किसी की मदद की ज़रूरत है, इसीलिए शहरयार को उनके पास भेजा है। मगर अम्मी फिर भी इस बात के लिए तैयार नहीं हो रही थी। वो बार बार मेरे भाई को और मुझे समझाती रही, मगर मेरे सर पर जुनून सवार था। और फिर वही हुआ जो मैंने और भाई ने सोचा था। मामू के पास तो मैं आ गया था, मगर अब मसला ये था कि मामू खुद भी गरीब थे। उन पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी और मामी भी बीमार रहती थी। उनकी दवाई पर भी अच्छा खासा खर्चा हो जाता था। ऐसे में मुझसे अपनी पढ़ाई का खर्चा मुनज़्ज़म करना बहुत मुश्किल था। इस मुश्किल वक्त में भी भाई ही मेरे काम आया था। वो सारा दिन तो वडेरे के पास उसके खेतों में काम करता और फिर रात को वो समोसे बेचता और इससे जो भी ऊपर की कमाई होती वो मुझे शहर में आकर दे दिया करता था। यूँ मेरी पढ़ाई भी चलती रही और अब मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका था। बीएस फाइनल ईयर के पेपर्स मैंने दे दिए थे और अब मेरा इरादा बीएस के बाद सीएसएस करने का था। छुट्टियां थीं तो सोचा था कि अम्मी के साथ कुछ वक्त गुजारूं। मुझे गांव में आए हुए पहली रात थी। आधी रात बीत चुकी थी। मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रहा था। भाई को मैं सरप्राइज़ देना चाहता था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं घर पे हूँ। जब रात के 2 बजे तो मैं अम्मी के कमरे में गया। वो भी अभी तक जाग रही थी। अम्मी, क्या रोज़ाना भाई इतना ही देर से घर आता है? अगर वो इतनी देर तक क्या करता रहता है? अम्मी कहने लगी, नहीं ऐसा तो वो कभी कभी करता है। जब कभी अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जाता है, कभी शिकार पर या कभी किसी दूसरे गांव में जाना पड़े, तो ही वो अमूमन देर लगाता है। वरना इस वक्त वो घर पे आ जाता है। मैं दोबारा से बाहर आकर बैठ गया था। काफ़ी देर के बाद भाई घर आया। मुझे देखकर वो हैरान रह गया, फिर मेरे गले से लग गया। जब मैंने उसे इतनी देर तक बाहर रहने की वजह पूछी तो वो मुझे टाल कर कहने लगा, दरअसल आज मैं अपने दोस्तों के साथ था। बातें करते करते वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। मगर भाई, इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। तुम जानते हो, वडेरे को, इसके आदमियों को किसी भी बात को बुनियाद बनाकर दुश्मनियां पाल लेते हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो हमारा क्या होगा? मेरी बात सुनकर उसने मुझे दिलासा दिया, कुछ भी नहीं होगा, खुदा पर भरोसा रखो। जब हमने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया तो हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए जैसे कुछ सोचते हुए बोल रहा था। जितने दिन मैं गांव में रहा, मैं देखता कि अक्सर ही वो रात को देर से घर आता था और जब मैं उससे पूछता तो वो मुझे टाल दिया करता। मेरी बहन की शादी भी हमने हाल ही में एक अच्छे घराने में कर दी थी और अब अम्मी की भाई की शादी करने का इरादा था। मगर भाई ने अम्मी को साफ इनकार कर दिया। जब तक शहरयार अफसर नहीं बन जाता, किसी काबिल नहीं हो जाता, तब तक आप मेरी शादी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और मैं मोहब्बत से भाई को मुस्कुराते हुए देखता जाता। उसने खुद तो पढ़ाई नहीं की थी, अपने सारे ख्वाब मेरी आंखों में सजा दिए थे और मेरी कामयाबी मेरे भाई की कामयाबी थी। मैं दोबारा शहर वापस आ गया था। दिन रात लगाकर सीएसएस की तैयारी करने लगा। बीएस का रिज़ल्ट जो मेरी तवक्को से बढ़कर शानदार आया था और फिर सीएसएस की तैयारी में मुझे इर्द-गिर्द का कोई होश भी नहीं था। इतना ज़रूर था कि मैंने भाई को समोसे बेचने से मना कर दिया था। अब मैं खुद भी एक जगह पर जॉब करने लगा था और बाकी का वक्त अपनी पढ़ाई को दिया करता। सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। मेरी मंजिल के दिन करीब आ रहे थे और फिर मेरी ज़िंदगी में वो दिन भी आया जब खुशी से मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। और वो दिन था मेरा सीएसएस में कामयाबी का दिन। मैं एसपी भर्ती हो गया था। मगर जब तक मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तब तक मैं किसी को ये बात नहीं बताना चाहता था। मेरा ख्याल था कि जिस दिन मैं अपनी नौकरी पर फाइज होता, उसी दिन मैं अपने घर वालों को इस खुशी से आगाह करता। ये बात मैंने मामू से भी छुपा ली थी, जो हर दूसरे दिन मुझसे मेरे इम्तहान के बारे में पूछते तो हमेशा ही मैं उन्हें अभी रिज़ल्ट नहीं आया कहकर टाल दिया करता। वो सीधे साधे आदमी थे। उन्होंने भी कभी कॉलेज या अकेडमी का मुंह नहीं देखा था। जो मैं उन्हें बताता वो सब यकीन कर लिया करते थे। जिस दिन मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई उस दिन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं अपने तस्वर में अपनी माँ और भाई का चेहरा देख रहा था कि वो दोनों मुझे इस ओहदे पर फायज होता देख कर कितने खुश होंगे। और अगले ही दिन मैं अपनी ड्यूटी पर गया तो उस दिन वर्दी में अपनी गाड़ी में मैं अपने गांव की तरफ रवाना हो गया था।
मुझे हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा बंगला भी मिला था और इसके साथ साथ बहुत सारी आसाइश और सहूलतें भी मुझे मुयसर हो गई थी। मैं गांव अचानक से जाकर अपने भाई और माँ को सरप्राइज़ देना चाहता था, मगर मैं क्या जानता था कि वहाँ जाकर मुझे खुद इतना शदीद ज़हनी धचका लगेगा जिससे मैं संभल भी नहीं पाऊंगा। मैंने सोचा था कि माँ मुझे देखकर खुशी से दीवानी हो जाएगी और मुझे खुद में समेट लेगी। मुझे वर्दी में देखकर मेरी माँ खुश तो क्या होती, वो तो धाड़े मार मार कर रोने लगी और मैं उनका ये रवैया देखकर दंग रह गया। अरे माँ, क्या हो गया? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? सब ठीक तो है ना? माँ कहने लगी, वो डेरा तुम्हारे भाई को उठाकर ले गया है बेटा। उसने बीच चौराहे में उसे बांध रखा है और उसे बुरी तरह से मार रहा है। अपने भाई को बचा लो, कुछ भी कर लो बेटा। अपने भाई को बचा कर मेरे पास जिंदा सलामत लेकर आ जाओ। वडेरे ने मेरे भाई को क्यों पकड़ा? आखिर भाई ने किया क्या था? माँ से पूछा तो कहने लगी, आज तक वडेरे ने जिससे भी पकड़ा है, जिस पर भी जुल्म ढाया है, वो सभी मजलूम और बेगुनाह इंसान थे। उनका कोई कसूर नहीं था। गांव के चौराहे पर एक गैर मामूली भीड़ जमा थी। वो भीड़ खौफ, तजस्सुस और बेबसी की मिली-जुली कैफियत में डूबी हुई थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। सरकारी गाड़ी की चमक-दमक और उस पर लगी सुर्ख बत्ती का रौब मामूलन लोगों को रास्ता देने पर मजबूर कर देता था। मगर आज चौराहे पर हर आंख एक ही सिमत में जमी हुई थी और मेरे दिल की धड़कनें खौफनाक सांस पर बज रही थीं। वर्दी में मलबूस मैंने गाड़ी चौराहे से कुछ फासले पर रोकी। फ़ौरन बाहर निकला और चौराहे की तरफ भागा। मंजर आंखों के सामने आते ही दुनिया जैसे थम सी गई। दरमियान में गांव के सबसे पुराने और ऊंचे बरगद के दरख्त से मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई, हाथों में रस्सियों से जकड़ा हुआ तकलीफ से करा रहा था। उसके सामने अपने रिवायती गुरूर और तकब्बर के साथ वो वडेरा खड़ा था। उसके हाथ में एक मोटी लकड़ी थी जिससे वो वक्तन फ़वक्तन मेरे भाई पर बरसा रहा था। वडेरे के इर्द गिर्द उसके मुसल्लह आदमी खड़े थे जो पूरी बस्ती को खामोश रहने का पैगाम दे रहे थे। ये मंजर मेरे लिए महज एक ज़्यादती नहीं थी, ये उस निज़ाम की तौहीन थी जिसकी हिफाजत की कसम मैंने खाई थी। मेरे जिस्म में अचानक एक ताकत का रेला दौड़ गया। मैंने अपनी वर्दी को दुरुस्त किया, टोपी को मजबूती से सर पर जमाया और पूरी आवाज़ में गर्म गरज पैदा की जो पूरे चौराहे में गूंज उठी। रुक जाओ, ये सब क्या हो रहा है? वो डेरे ने लकड़ी रोकी, उसकी नज़रें मेरी तरफ उठी। वो मुझे गौर से देखता रहा। मेरी नई वर्दी, मेरे सीने पर सजे सितारे, ये सब कुछ उस जाहिल बादशाह के लिए नया था। वो मुझे पहचान ही नहीं सका। ना ही उसे ये अंदाज़ा था कि गांव का एक लड़का आज एसपी ऑफिसर बनकर उसके सामने खड़ा है। वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंसा। कौन है तुम? क्यों बीच में बोल रहे हो? तुम शहर के किसी महकमे के बाबू लगते हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये इलाका किसका है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस भाई की तरफ देखा। भाई की आंखें हैरत से फैल गईं। वो मुझे वर्दी में देखकर खुद को संभाल नहीं पाया और बेबसी की हालत में हल्का सा सर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि तुम यहाँ क्यों आए? वडेरे ने दोबारा मकारी से हंसना शुरू किया। मालूम होता है तुम कोई बड़े अफीसर हो। खैर, मैं तुम्हें समझा देता हूँ एसपी साहब। तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ का राजा हूँ। यहाँ पर मेरा ही राज चलता है, मेरा फैसला आखिरी होता है। ये लड़का मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है। तुम एक मामूली से आदमी के लिए मुझसे पंगा नहीं लोगे। उसने अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाए। उसकी चाल में वही पुराना गुरूर था। उस सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, तुम मेरे पास साथ आओ, मैं तुम्हारी मुट्ठी गर्म करता हूँ। तुम्हें रिश्वत देता हूँ जो तुम्हारी कई साल की तनख्वाह से भी ज़्यादा होगी। बस यहाँ से चले जाओ और कह देना कि तुमने कुछ भी नहीं देखा। मेरे चेहरे पर गुस्से की एक लहर दौड़ गई जो सख्ती से जब्त किए हुए थी। मैंने पीछे हटकर उसे खुद से दूर किया और उसे ललकार कर कहा, खबरदार, मैं एक ईमानदार अफीसर हूँ और मैं हर उस गरीब आदमी की आवाज़ बनूंगा जिसकी कोई नहीं सुनता। मैं जहाँ के कानून को तुम्हारे जाहिल राज से पाक करने आया हूँ। और जिसे तुम मामूली आदमी कह रहे हो, वो कोई मामूली नहीं है। वो मेरा भाई है। मैं उसका छोटा भाई हूँ, शहरयार। जैसे ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले, चौराहे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। शहरयार, ये नाम सुनकर वडेरे की आंखें खौफ और हैरत से फटी की फटी रह गई। उसका रंग फक हो गया, उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। गोया सारी यकड़ और रौनक एक लम्हे में ख़त्म हो गई थी। वो लड़का जो कभी एक चपरासी के बेटे की हैसियत से शहर भेजा गया था, आज इस इलाके का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर बनकर उसके सामने खड़ा था। मैंने एक लम्हा ज़ाय नहीं किया, अपने भाई की तरफ बढ़ा और फ़ौरन उसके हाथ पाँव की रस्सियाँ खोल दी। डीएसपी ऑफिस से रब्ता करो, फ़ौरन मेरे भाई को हॉस्पिटल भेजो। मैंने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया जो मेरे साथ आया था। फिर मैं वडेरे की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा ज़मीन की तरफ झुका हुआ था, जैसे वो अपनी शिकस्त को कबूल कर चुका हो। वडेरे, तुम्हारा राज ख़त्म हुआ। आज तुम्हारा सामना कानून से है, तुम्हारे अपने बनाए हुए जंगल के कानून से नहीं है। मैंने फौरी तौर पर वडेरे को उसके अहम आदमियों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सरकारी गाड़ियों के सायरन की आवाज़ों ने पूरे गांव के सुकून को तोड़ दिया और उन्हें हथकड़ियों में जकड़कर मकामी थाने की तरफ ले जाया गया।
थाने में आते ही वडेरे का एक आखिरी हरबा सामने आया। वो अभी अपनी दौलत और असर व रसूख के नशे में था। एसपी साहब, तुम गलती कर रहे हो। तुमने महज एक जज्बाती फैसले की बिना पर मुझे गिरफ्तार किया है। मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी नौकरी छीन लूँगा। वडेरे ने धमकी दी। मैं तुम्हारी आवाज़ बंद नहीं करूँगा वडेरे। तुम सब कुछ बोलोगे मगर अब तुम्हारी ज़बान सिर्फ अदालत में चलेगी। मैंने उसे सख्ती से जवाब दिया। अब वक्त था कि इस इलाके में बरसों से दबी हुई आवाज़ों को बाहर लाया जाए। मैंने उस गांव के एक दो मुतबर लोगों को बुलाया और उन्हें इत्मीनान दिलाया कि अब कानून उनके साथ है। जैसे ही गांव में ये खबर फैली कि शहरयार, वो लड़का जो गुर्बत में पढ़ने शहर गया था, एसपी बन गया है, उसने वो डेरे को गिरफ्तार कर लिया। गांव की तारीख बदल गई। अगले चंद घंटों में थाने का मंजर देखने लायक था। जिन लोगों ने बरसों जुल्म सहा था, जो खौफ और दहशत के साए में जीते रहे थे, वो एक एक करके थाने आना शुरू हो गए। बुजुर्ग, नौजवान और यहाँ तक कि खवातीन भी। वडेरे ने कहा था, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम मुझे किसी तरह से भी पकड़ नहीं सकते। मगर अब गवाहों का सैलाब उमड़ आया था। एक गरीब किसान अपने बसीदा कागजात लेकर आया, जिसमें वडेरे ने उसकी ज़रख़ेज़ ज़मीन छीनी थी। एक बूढ़ी औरत ने आकर बताया कि किसी वडेरे के आदमियों ने उसके बेटे को झूठे इल्ज़ाम में मार पीट कर मजूर कर दिया था। कई लोगों ने उस वडेरे के हाथों होने वाले कत्लो गारत की गवाही दी, जो उसने अपने मफादात की खातिर किए थे। जुल्म की दास्तानें एक के बाद एक खुलती चली गईं और वडेरे के खिलाफ कसीरुल जहती मुकदमा दर्ज हो गया। वडेरा बुरी तरह से फंस चुका था। उसकी दौलत और ताकत अब कानून के शिकंजे में कोई अहमियत नहीं रखती थी। मैंने ज़ाती निगरानी में मुकदमे को आगे बढ़ाया और अदालती कार्रवाई के बाद वडेरे को उसके तमाम जराइम की पादाश में तवीज़ सज़ा सुनाई गई। जब तमाम मामलात पुरसकून हो गए और भाई को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, तो मैंने एक पुरसकून माहौल में उससे वो सवाल पूछा जिसका जवाब मुझे बेचैन कर रहा था। भाई, आपको वडेरे ने इतनी अजियत क्यों दी? आपका कसूर क्या था? भाई कुछ देर खामोश रहा, फिर हल्की आवाज़ में गोया हुआ, शहरयार, ये सब एक राज था जो मैंने तुमसे और अम्मी से छुपा रखा था। मैं बाहर समोसे बेचने नहीं जाता था। मैं दरअसल, वो रुका, गहरा सांस लिया और बात मुकम्मल की। मैं वडेरे की बेटी को पसंद करता था और वो भी मुझसे शादी करना चाहती थी। वो एक बहुत ही नेक, पढ़ी लिखी और नेक दिल लड़की थी, जिसका इस निज़ाम से कोई तल्लक नहीं था। मैं जानता था कि वडेरा कभी भी एक कमी कमी जैसा कि वो हमें समझता था, उसके साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा। मैं उससे चोरी छुपे उससे मिलता था और हमने मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने का फ़ैसला किया था कि जब तुम कामयाब हो जाओ तो मैं जाकर बाकायदा रिश्ते की बात करूँगा। मगर वडेरे के चापलूसों ने उसे हमारे तल्लक के बारे में बता दिया था। उसने ये सब साजिश तुम्हारी कामयाबी से पहले ही करनी चाहिए, ताकि एक तीर से दो शिकार करे। अपनी बेटी की शादी से पहले मेरे कत्ल का फ़ैसला करके, और तुम्हें ये पैगाम देकर कि अगर तुम कामयाब हो भी जाओ तो इस इलाके पर उसका राज रहेगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। भाई ने अपने ख्वाबों, अपनी मेहनत और अपनी जवानी को सिर्फ इसलिए बस से पुश डाल दिया था कि मेरी तालीम मुकम्मल हो जाए और मैं इस इलाके की तकदीर बदल दूँ। वडेरे की सारी शान शौकत और जुल्म का राज ख़त्म हो चुका था। कानून ने उसके हर जुर्म का हिसाब लिया था। मैंने पहल की और एक नए दौर का आगाज़ किया। कुछ वक्त गुजरने के बाद मैंने अपने भाई के लिए वडेरे की बेटी का रिश्ता मांगा। अब जब वडेरा जेल में था और उसकी बेटी इस आज़ादी में थी जिससे उसके वालिद की जाबराना निज़ाम में कभी मुयस्सर नहीं हुई, तो उसने खुशी से ये रिश्ता कबूल कर लिया। मैंने अपने घर, अपने गांव में सबसे बड़ी खुशी की तकरीब मुनक्किद की। जब मेरे भाई और वडेरे की बेटी की शादी हुई, तो ये सिर्फ दो इंसानों का मिलाप नहीं था, बल्कि ये जुल्म पर इंसाफ की फतह, जबर पर मोहब्बत की फतह और जहालत पर इल्म की फतह थी। मेरे भाई ने अपनी मोहब्बत को भी हासिल कर लिया था और मैंने अपने मकसद को भी।